नमस्कार दोस्तों। आपने सोचा है कि आपके नाम के पीछे क्या कहानी है? सिर्फ वो नहीं जो माँ बाप ने रख दिया, बल्कि वो उपनाम जो आपको अपने पुरखों से मिला, उसके पीछे कितने सालों का इतिहास छिपा हो सकता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही उपनाम की, पंड्या। ये नाम सुनते ही क्या ख्याल आता है? क्रिकेट प्रेमियों के दिमाग में हार्दिक पंड्या का चेहरा घूम जाएगा। कुछ लोग सोचेंगे गुजरात के किसी ब्राह्मण परिवार की, और कुछ लोग जिन्होंने थोड़ा इतिहास पढ़ा है वो सोचेंगे दक्षिण भारत के प्राचीन राजाओं के बारे में। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सारी तस्वीरें जुड़ी हुई हैं, कि एक ही नाम के तार जुड़ते हैं तमिलनाडु की गर्म धरती से लेकर गुजरात के रेगिस्तान तक, कि ये नाम 2500 सालों से जीवित है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं ये रोमांचक सफर। एक ऐसे उपनाम की कहानी जो सम्राटों से शुरू होकर विद्वानों तक पहुंची और आज क्रिकेट के मैदानों में दौड़ रही है। अध्याय 1। नाम की दो धाराएं, तमिल और संस्कृत। दोस्तों, हर नाम के पीछे एक व्युत्पत्ति होती है, मतलब ये कि वो नाम किस शब्द से बना, किस भाषा से आया। और पंड्या नाम के मामले में ये कहानी और भी दिलचस्प है, क्योंकि यहाँ दो अलग अलग भाषाएं हैं, दो अलग अलग दुनियाएं हैं। पहली कहानी तमिल भाषा की जुबानी। तमिल दुनिया की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक है। हजारों साल पहले जब उत्तर भारत में वैदिक संस्कृति पनप रही थी, दक्षिण में तमिल संगम साहित्य रचा जा रहा था। तमिल में एक शब्द है पंडु। इसका मतलब होता है पुराना, प्राचीन, जो बहुत समय से चला आ रहा हो। अब जरा सोचिए, जब दक्षिण के लोग अपने राज्य को बुलाते थे तो क्या कहते थे? पांड्या नाडु, यानी पुराना देश। और जो राजा वहां राज करते थे वो कहलाए पांड्या, यानी प्राचीनता के प्रतीक। तमिल में एक और शब्द है पंडी, जिसका मतलब होता है बैल या सांड, और बैल का मतलब है ताकत, वीरता, साहस। तो एक तरफ ये नाम प्राचीनता बताता था, तो दूसरी तरफ वीरता भी। दूसरी कहानी संस्कृत की जुबानी। अब आते हैं उत्तर भारत की ओर। संस्कृत भाषा जो वेदों की भाषा है, ज्ञान की भाषा है। संस्कृत में एक शब्द है पांडु। इसका मतलब होता है सफेद, पीला, धवल। ये शब्द सीधा जुड़ता है महाभारत के एक महान पात्र से, राजा पांडु से। राजा पांडु जिनके नाम पर पड़े पांडव। और कहानियां कहती हैं कि दक्षिण के पांड्य राजा पांडवों के ही वंशज थे, यानी वो चंद्रवंशी थे जिनका नाता महाभारत काल से था। संस्कृत में एक और शब्द है पंडित या पांडे। इसका मतलब होता है विद्वान, ज्ञानी, वेदों का ज्ञाता। तो देखिए दोस्तों, कितनी दिलचस्प बात है। तमिल में पंडु यानी प्राचीन, पंडी यानी बैल या वीर, तो प्राचीन वीर राजा। संस्कृत में पांडु यानी राजा पांडु, पंडित यानी ज्ञानी, तो पांडव वंशज और ज्ञानी। एक ही नाम, लेकिन दो अलग अलग संस्कृतियों ने उसे अपने ढंग से अपनाया, अपने ढंग से समझा। और शायद यही वजह है कि आज भी जब हम पंड्या कहते हैं तो उसमें दोनों की झलक मिलती है, दक्षिण के राजाओं की वीरता भी और उत्तर के विद्वानों की ज्ञान परंपरा भी। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब हम जानेंगे उन महान राजाओं के बारे में जिन्होंने इस नाम को सबसे पहले रोशन किया। अध्याय 2। दक्षिण के सम्राट, प्राचीन पांड्य राजवंश। दोस्तों, तमिलनाडु के इतिहास में 3 सबसे बड़े राजवंश हुए हैं, चोल, चेर और पांड्य। इन तीनों को कहा जाता था मूवेंदर, यानी 3 मुकुटधारी राजा। और इन तीनों में सबसे प्राचीन कौन थे? पांड्य। इतना प्राचीन कि इनका जिक्र हमें 4वीं सदी ईसा पूर्व में मिलता है, यानी आज से लगभग 2400 साल पहले। उस जमाने में जब सिकंदर भारत पर हमला कर रहा था, उसी वक्त दक्षिण में पांड्य राजाओं का साम्राज्य फल फूल रहा था। विदेशी यात्रियों की नजर में पांड्य राजा मेगस्थनीज नाम का एक यूनानी राजदूत था। वो 4वीं सदी ईसा पूर्व में मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। उसने एक किताब लिखी, इंडिका। उस किताब में उसने लिखा कि दक्षिण में एक पंडाया नाम की रानी राज करती है। उसका साम्राज्य समुद्र तक फैला हुआ था। उसके पास 365 गांव थे और हर गांव साल के एक दिन राजमहल की सारी जरूरतें पूरी करता था। इतना ही नहीं, मौर्य सम्राट अशोक के शिलालेखों में भी पांड्य राजाओं का जिक्र है। अशोक के दूसरे और 13वें शिलालेख में चोल, चेर और सत्यपुत्रों के साथ पांड्य का नाम आता है। अशोक ने उन्हें अपने मित्र राज्यों में गिना है, यानी पांड्य इतने ताकतवर थे कि मौर्य साम्राज्य भी उनसे दोस्ती करना चाहता था।
रोमन सम्राट ऑगस्टस और जूलियन के दरबार में भी पांड्य राजाओं ने अपने राजदूत भेजे थे। सोचिए 2000 साल पहले मदुरई से रोम तक राजदूत जाते थे। मदुरई दक्षिण की मथुरा। पांड्य राजाओं की राजधानी थी मदुरई। चाणक्य ने अपनी किताब अर्थशास्त्र में मदुरई का जिक्र किया है। उन्होंने इसे कहा है दक्षिण की मथुरा। जैसे उत्तर में मथुरा का महत्व था, वैसे ही दक्षिण में मदुरई का। मदुरई सिर्फ राजनीति का केंद्र नहीं था, बल्कि संस्कृति और साहित्य की राजधानी भी था। पांड्य राजाओं ने यहां संगम नाम की अकादमियां स्थापित की, जहां कवि, लेखक, विद्वान इकट्ठे होते थे और तमिल भाषा के महानतम ग्रंथ रचे जाते थे। मछली का निशान पांड्य राजाओं की पहचान। पांड्य राजाओं का राज चिन्ह था मछली। उनके झंडे पर 2 मछलियां बनी होती थीं, उनके सिक्कों पर मछली बनी होती थी, उनके मंदिरों में मछली के निशान होते थे। क्यों मछली? क्योंकि पांड्य राजा समुद्र के राजा थे। उनका व्यापार समुद्र पार तक जाता था। उनकी नौसेना बहुत ताकतवर थी। और यही मछली का निशान हमें बाद में मदुरई के मीनाक्षी मंदिर में मिलेगा। देवी मीनाक्षी, मीन यानी मछली, अक्षी यानी आंखें, मछली जैसी सुंदर आंखों वाली देवी। ये नाम भी उसी मछली से जुड़ा है। व्यापार और वैभव। पांड्य राजाओं की सबसे बड़ी खासियत थी उनका समुद्री व्यापार। मन्नार की खाड़ी में मिलने वाले मोती दुनिया में सबसे बेहतरीन मोती उनके पास थे। यूनानी इतिहासकार प्लिनी ने लिखा है कि पांड्य देश से आने वाले मोतियों और मसालों की रोम में जबरदस्त मांग थी। कोरकई नाम का बंदरगाह उस जमाने में मोतियों के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र था। वहां से मोती, मसाले, हाथी दांत, सिल्की कपड़े सब कुछ निर्यात होता था। और बदले में पांड्य राजा घोड़े, सोना, कांच के बर्तन और शराब आयात करते थे। तो दोस्तों, ये थे पांड्य राजा, 2000 साल पहले के ग्लोबलाइज्ड राजा, जिनका नाता रोम से लेकर यूनान तक था। लेकिन फिर क्या हुआ? ये राजा कहां गायब हो गए और ये नाम उत्तर भारत में कैसे पहुंचा? ये जानने के लिए चलिए अगले अध्याय में। अध्याय 3, कुमारी कंडम, डूबा हुआ महाद्वीप और रहस्य। दोस्तों, अब हम बात करेंगे एक ऐसे रहस्य के बारे में जो सदियों से इतिहासकारों को हैरान कर रहा है। ये कहानी है कुमारी कंडम की, एक डूबे हुए महाद्वीप की। तमिल परंपरा कहती है कि आज से हजारों साल पहले कन्याकुमारी के दक्षिण में हिंद महासागर में एक विशाल भूभाग हुआ करता था। उसे कहते थे कुमारी कंडम, वो डूबा हुआ संसार। इस महाद्वीप में बहुत बड़े बड़े शहर थे, पर्वत श्रृंखलाएं थीं, नदियां बहती थीं, जैसे पाहरुली नदी, और वहां राज करते थे पांड्य राजा। तमिल साहित्य के अनुसार पांड्य राजाओं ने 3 संगम यानी अकादमियां आयोजित की थीं। प्रथम संगम मदुरई में, लेकिन वो मदुरई आज का मदुरई नहीं था। वो था तेन मदुरई, दक्षिण मदुरई, जो कुमारी कंडम में स्थित था। ये संगम 4400 साल तक चला। दूसरा संगम कपाटपुरम में, जो फिर से कुमारी कंडम का ही एक शहर था। ये संगम 3700 साल तक चला। तीसरा संगम वर्तमान मदुरई में, जो आज भी मौजूद है। कहानी यह है कि समुद्र ने धीरे धीरे उस पूरे महाद्वीप को निगल लिया। शहर डूब गए, पर्वत डूब गए, नदियां समुद्र में मिल गईं। पांड्य राजाओं को पीछे हटना पड़ा और वो आज के तमिलनाडु में आकर बसे। 7वीं सदी का सबूत। 7वीं सदी ईस्वी में इरैयनार अकप्परुल नाम के ग्रंथ में कडल कोल शब्द आता है, यानी समुद्र द्वारा भूमि को निगल लेना। इसमें साफ लिखा है कि पांड्य राजा नेदियन ने पहरुली नदी की खुदाई करवाई थी और कुमारी पर्वत श्रृंखलाओं का वर्णन है। विज्ञान क्या कहता है? अब दोस्तों, आधुनिक विज्ञान प्लेट टेक्टोनिक्स का सिद्धांत ये नहीं मानता कि इतना बड़ा महाद्वीप अचानक डूब सकता है, लेकिन वो ये जरूर मानता है कि पिछले हजारों सालों में समुद्र का जल स्तर बढ़ा है। हो सकता है कि हजारों साल पहले तमिलनाडु के दक्षिणी तट पर बहुत सी बस्तियां रही हों और समुद्र के बढ़ते पानी ने उन्हें डुबो दिया हो। उन बस्तियों की स्मृति ही कुमारी कंडम की कहानी बन गई हो। महत्व क्या है? चाहे कुमारी कंडम सच हो या मिथक, एक बात जरूर है, ये कहानी बताती है कि पांड्य राजा खुद को कितना प्राचीन मानते थे। वो अपनी वंशावली हजारों साल पीछे ले जाते थे। वो खुद को उस डूबी हुई सभ्यता का वारिस मानते थे। और शायद यही वजह है कि उनका नाम पांड्य पड़ा, प्राचीनता का प्रतीक। लेकिन इतिहास के पन्ने पलटते हैं। 14वीं सदी आती है और पांड्य राजाओं के साम्राज्य पर एक ऐसा संकट आता है जो सब कुछ बदल देता है। अध्याय 4, मलिक काफूर का आक्रमण, तबाही और पलायन। दोस्तों, साल था 1311। दिल्ली की गद्दी पर बैठा था अलाउद्दीन खिलजी,
एक महत्वाकांक्षी सुल्तान जो पूरे भारत को जीतना चाहता था। उसका सेनापति था मलिक काफूर, एक हिजड़ा जो इतिहास के सबसे क्रूर आक्रमणकारियों में गिना जाता है। पांड्य भाइयों का झगड़ा। उस वक्त पांड्य साम्राज्य में दो भाइयों के बीच गद्दी की लड़ाई चल रही थी, वीर पांड्या और सुंदर पांड्या। एक राजा मर गया था और दोनों भाई राजगद्दी के हकदार थे। ये झगड़ा इतना बढ़ गया कि सुंदर पांड्या ने दिल्ली के सुल्तान से मदद मांगी। ये वही गलती थी जो राजा पृथ्वीराज चौहान ने भी की थी, अपने झगड़ों में बाहरी ताकतों को बुलाना। मदुरई पर हमला। मलिक काफूर ने इस मौके को हाथ से नहीं जाने दिया। वो अपनी सेना लेकर दक्षिण की ओर बढ़ा। रास्ते में उसने देवगिरी यानी आज का औरंगाबाद और वारंगल तेलंगाना के राजाओं को हराया। फिर सीधा मदुरई की ओर बढ़ा। पांड्य साम्राज्य उस वक्त दो भाइयों में बटा हुआ था, कोई एकजुट होकर सामना नहीं कर सका। मलिक काफूर ने मदुरई पर हमला किया। क्या हुआ मदुरई में? मंदिरों को लूटा गया, मूर्तियां तोड़ी गईं, खजाने लूटे गए, हजारों लोग मारे गए, और जो बचे उनके सामने दो ही रास्ते थे, या तो इस्लाम कबूल करो, या मरो, या भाग जाओ। उत्तर की ओर पलायन। उस वक्त बड़ी संख्या में पुजारी, विद्वान, ब्राह्मण परिवार जो मंदिरों और संस्कृति के रक्षक थे, उन्होंने पलायन का रास्ता चुना। अपने देवी देवताओं की छोटी मूर्तियां बांधी, पवित्र ग्रंथ उठाए और निकल पड़े उत्तर की ओर। ये लोग तटीय रास्ते से होते हुए महाराष्ट्र पहुंचे, फिर गुजरात, फिर राजस्थान। जहां भी उन्हें शरण मिली वहां बस गए, अपनी पहचान बचाकर। इन प्रवासियों के पास बहुत कुछ नहीं था, न जमीन, न धन, न राज्य, लेकिन उनके पास एक चीज थी, उनकी पहचान, उनका उपनाम पांड्या। उन्होंने अपना उपनाम नहीं छोड़ा, वो पांड्या ही रहे, चाहे वो गुजरात में बसे हों या राजस्थान में। उनका नाम उनके इतिहास को जिंदा रखता था कि वो कभी मदुरै के राजघराने से जुड़े थे, कभी महान साम्राज्य के हिस्सा थे। तो दोस्तों, इस तरह पांड्या नाम दक्षिण से उत्तर पश्चिम की ओर पहुंचा। एक तरफ 10वीं सदी में उत्तर से ब्राह्मण गुजरात आए थे, जैसा हमने पिछले अध्याय में सीखा, तो दूसरी तरफ 14वीं सदी में दक्षिण से भी ब्राह्मण गुजरात पहुंचे। दो अलग अलग धाराएं, दो अलग अलग समय, लेकिन एक ही नाम, पांड्या। अध्याय 5। उत्तर से आए विद्वान, मूलराज सोलंकी और औवीच्य ब्राह्मण। दोस्तों, अब हम थोड़ा पीछे जाते हैं, 10वीं सदी में, यानी मलिक काफूर के आक्रमण से करीब 400 साल पहले। गुजरात में अणहिलपुर पाटन, आज का पाटन, नाम का एक शहर था। वहां राज करता था मूलराज सोलंकी नाम का एक राजा। राजा का पाप। मूलराज सोलंकी ने गद्दी कैसे पाई? उसने अपने मामा सामंत सिंह चावड़ा की हत्या कर दी और खुद राजा बन बैठा। उस जमाने में राजद्रोह और हत्या सबसे बड़ा पाप माना जाता था। मूलराज जानता था कि उसे इस पाप से मुक्ति पानी होगी, वरना लोग उसे राजा नहीं मानेंगे, प्रजा उसका साथ नहीं देगी। उसने फैसला किया कि वो एक विशाल रुद्र यज्ञ करवाएगा और सिद्धपुर में रुद्र महालय मंदिर बनवाएगा। लेकिन एक बड़ी समस्या थी। गुजरात के स्थानीय ब्राह्मणों ने यज्ञ करने से इनकार कर दिया। उनका कहना था, जिस राजा के हाथों में खून लगा हो उसके यज्ञ में बैठना पाप है, हम नहीं करेंगे ये यज्ञ। अब मूलराज परेशान। उसके मंत्रियों ने सुझाव दिया, महाराज, गुजरात के ब्राह्मण नहीं मान रहे तो क्यों ना हम उत्तर भारत से विद्वानों को बुलाएं। और फिर जो हुआ उसने गुजरात का इतिहास ही बदल दिया। मूलराज के मंत्री गए उत्तर प्रदेश और बिहार की ओर। प्रयागराज यानी इलाहाबाद, काशी यानी वाराणसी, कन्नौज, कुरुक्षेत्र, उस समय ये सब जगहें विद्वता के बड़े केंद्र थीं। यहाँ बहुत बड़े बड़े पंडित रहते थे, वेदों के ज्ञाता, शास्त्रों के मर्मज्ञ। उन्हें न्योता दिया गया, आओ गुजरात, यहाँ बस जाओ, राजा तुम्हें जमीन देगा, गांव देगा, सम्मान देगा, बस राजा का यज्ञ करवा दो। 1037 परिवारों ने ये न्योता स्वीकार किया। ये सभी ब्राह्मण परिवार उत्तर भारत से गुजरात के सिद्धपुर पहुंचे। ये घटना लगभग 950-960 ईस्वी के आसपास हुई। चूंकि ये ब्राह्मण उत्तर उदीच्य से आए थे, इसलिए उन्हें कहा गया औदीच्य ब्राह्मण। अलग अलग जगहों से अलग अलग उपनाम। इतिहासकारों ने दर्ज किया है कि कहां से कितने परिवार आए और उन्होंने क्या उपनाम अपनाया। प्रयाग क्षेत्र से आए 105 परिवार, ये बने दवे और जानी। कान्यकुज यानी कन्नौज से आए 200 परिवार, ये बने शुक्ल और जोशी। काशी यानी वाराणसी से आए 100 परिवार, ये बने पांड्या और पाठक।
कुरुक्षेत्र से आए 132 परिवार, ये बने त्रिवेदी और व्यास। देखिए कितनी दिलचस्प बात है। काशी से आए विद्वानों को पांड्या कहा गया, यानी पंडित, विद्वान, और यही वो लोग थे जिन्होंने आने वाली सदियों में गुजरात में पांड्या उपनाम को फैलाया। सिद्धपुर में बसावट। ये सारे ब्राह्मण पहले सिद्धपुर में बसे। वहां उन्होंने रुद्र महालय मंदिर के पास अपनी बस्तियां बसाईं। फिर धीरे धीरे वो गुजरात के अलग अलग हिस्सों में फैल गए। खेड़ा, अहमदाबाद, महसाणा, भरूच, सौराष्ट्र, और उनके साथ गया उनका उपनाम पांड्या। तो दोस्तों, पांड्या उपनाम गुजरात में पहुंचा 10वीं सदी में, उत्तर भारत से आए उन विद्वानों के साथ जो काशी से आए थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब ये लोग गुजरात से राजस्थान की ओर भी बढ़े और वहां उनकी एक नई पहचान बनी। अध्याय 6, राजस्थान की धरती पर राजपुरोहित और योद्धा। दोस्तों, अब हम बात करेंगे राजस्थान की। गुजरात और राजस्थान की सीमा पर वागड़ नाम का इलाका है। इसमें डूंगरपुर और बांसवाड़ा आते हैं। यहाँ के राजपूत राजाओं ने भी गुजरात के राजा की तरह इन विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया, लेकिन राजस्थान में इनकी भूमिका थोड़ी अलग थी। राजपुरोहित 4 कलाओं के ज्ञाता। यहाँ ये ब्राह्मण सिर्फ पुजारी नहीं थे, बल्कि राजपुरोहित कहलाए। राजपुरोहित का मतलब होता है राजा का पुरोहित। लेकिन राजस्थान में ये पद सिर्फ धार्मिक नहीं था। एक राजपुरोहित से 4 चीज़ों की उम्मीद की जाती थी: मंत्र, धार्मिक ज्ञान, वेदों का ज्ञान; अर्थशास्त्र की समझ, राजकोष का ज्ञान; नीति, राजनीति की समझ, कूटनीति का ज्ञान; शस्त्र, युद्ध कला का ज्ञान, हथियार चलाने की कला। यानी एक राजपुरोहित को विद्वान और योद्धा दोनों होना पड़ता था। वो राजा का विवेक होता था, उसे राजा को सही रास्ता दिखाना होता था, और साथ ही राज्य की रक्षा के लिए हथियार भी उठाने पड़ते थे। शासन और डोली की जमीनें। राजस्थान के राजाओं ने इन पंड्या ब्राह्मणों को जमीनें दान में दीं। इन जमीनों को कहा जाता था शासन या डोली। ये सिर्फ खेती की जमीनें नहीं थीं, बल्कि ये जागीरें थीं। यानी यहाँ के राजपुरोहित सिर्फ पुजारी नहीं, बल्कि जमींदार भी थे। मेवाड़ में तो ये इतने शक्तिशाली हो गए कि राजा की सेना में इनकी अलग टुकड़ी हुआ करती थी। ये राजा के सैन्य सलाहकार होते थे और राजपूतों के विवाह संबंधों की बातचीत भी यही करते थे। महाराणा प्रताप का समय। 16वीं सदी में महाराणा प्रताप के समय की एक कहानी और है। कहा जाता है कि जब मुगलों के आक्रमण बढ़े तो महाराणा प्रताप ने ब्राह्मणों से कहा, आप लोग सुरक्षित स्थानों पर चले जाइए, युद्ध का मैदान आपके लिए सही नहीं है। 1280 ईस्वी के आसपास महानंद त्रिवेदी के नेतृत्व में 999 ब्राह्मण परिवार मेवाड़ से गुजरात के भिलोरा क्षेत्र में चले गए। वहां उन्होंने एक लिंगजी शिवालय की स्थापना की। इन समुदायों में पंड्या उपनाम आज भी प्रमुखता से मौजूद है। मीणा समुदाय और मछली का कनेक्शन। राजस्थान में एक और दिलचस्प कड़ी है, मीणा समुदाय। प्राचीन काल में राजस्थान में मत्स्य साम्राज्य हुआ करता था। मत्स्य का मतलब होता है मछली। मीणा राजाओं का राज चिन्ह भी मछली था, बिल्कुल पांड्य राजाओं की तरह। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि उत्तर के भील मीणा और दक्षिण के विल्लर मीनवर समुदायों की जड़ें एक हो सकती हैं। यानी दक्षिण के पांड्य राजाओं और राजस्थान के मीणाओं के बीच कोई प्राचीन संबंध रहा होगा। ये पंड्या उपनाम के राजस्थान और गुजरात में ब्राह्मणों के बीच प्रचलन की एक गहरी सांस्कृतिक व्याख्या देता है। अध्याय 7, पत्थरों पर लिखा इतिहास, शिलालेख और ताम्रपत्र। दोस्तों, इतिहास जानने के लिए हमारे पास 2 तरीके होते हैं। एक वो किताबें जो लोगों ने लिखीं, और दूसरा वो सबूत जो जमीन में दफन है या पत्थरों पर उकेरे गए हैं। पंड्या उपनाम के इतिहास को भी ऐसे ही कई शिलालेखों और ताम्रपत्रों ने सुरक्षित रखा है। वेलविकुड़ी ताम्रपत्र, 8वीं सदी। ये सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक है। ये 8वीं सदी ईस्वी का है और इसे जारी किया था पांड्य राजा नेदुंजदायन वर्गुण वर्मन प्रथम ने। इन ताम्रपत्रों में एक बहुत दिलचस्प कहानी है। उससे पहले कालभ्र नाम के राजाओं ने कई ब्राह्मणों की जमीनें छीन ली थीं। कालभ्र वो राजा थे जिन्होंने दक्षिण भारत में ब्राह्मणों के खिलाफ अभियान चलाया था। उन्होंने मंदिरों की जमीनें हड़प लीं, ब्राह्मणों को उनके गांवों से निकाल दिया। इस ताम्रपत्र में पांड्य राजा ने आदेश दिया कि वो सारी जमीनें ब्राह्मणों को वापस की जाएं। यानी पांड्य राजा खुद को व्यवस्था बहाल करने वाला बताता है। वो कहता है, मैं ब्राह्मणों का रक्षक हूं, मैं वैदिक धर्म का संरक्षक हूं। ये एक बहुत बड़ा प्रशासनिक दांव था। ब्राह्मणों का समर्थन पाकर राजा अपनी वैधता स्थापित करता था।
सदयम पट्टी का पत्थर, 13वीं सदी। 13वीं सदी का एक और शिलालेख तमिलनाडु के थेनी जिले में मिला है। इस पर लिखा है, एक ब्राह्मण को दी गई जमीन की दक्षिणी सीमा। ये छोटे छोटे शिलालेख बताते हैं कि पांड्य राजाओं का प्रशासन कितना व्यवस्थित था। जमीन की हर बिक्री, हर दान, हर सीमा को पत्थर पर उकेरा जाता था। यही वो दस्तावेज थे जो सदियों तक वैध माने जाते थे। शिलालेखों की भाषा। दिलचस्प बात यह है कि इन शिलालेखों की शुरुआत होती थी स्वस्ति श्री से, मतलब शुभ हो, समृद्धि हो। ये शिलालेख 2 भाषाओं में लिखे जाते थे, संस्कृत और तमिल। संस्कृत में राजाओं की प्रशस्ति होती थी, उनके वंश का वर्णन, और तमिल में आम लोगों से जुड़ी बातें, जमीन का बंटवारा, करों का हिसाब, गांवों की सीमाएं। यानी एक ही पत्थर पर 2 भाषाएं, 2 दुनियाएं, ऊपर का राजा और नीचे की प्रजा। अध्याय 8, वंशावली का खजाना, वाही वंचा बारोट प्रणाली। दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसी अनोखी प्रणाली की जो शायद दुनिया में कहीं और नहीं मिलेगी। ये कहानी है वाही वंचा बारोट की। गुजरात और राजस्थान में एक समुदाय था बारोट। ये लोग चारण कहलाते थे। इनका काम था वंशावलियां संभालना। वाही, कपड़े पर लिखा इतिहास। ये बारोट अपने पास बड़ी बड़ी किताबें रखते थे जिन्हें कहा जाता था वाही। ये किताबें कपड़े की बनी होती थीं और इनमें सैकड़ों सालों का इतिहास दर्ज होता था। हर कुछ सालों में ये बारोट अपने यजमानों के घर जाते थे। वहां वो पूछते थे, इस बीच किसका जन्म हुआ, किसकी शादी हुई, किसका निधन हुआ, कौन कहाँ गया, कहाँ बसा, और ये सारी जानकारी वो अपनी वाही में दर्ज कर लेते थे। ये रिकॉर्ड देवनागरी लिपि और पुरानी गुजराती में लिखे जाते थे। पंड्या परिवारों के लिए वरदान। एक पंड्या परिवार के लिए ये वाही उनकी पहचान थी। अगर वो गुजरात के किसी गांव से दूसरे गांव जाते तो बारोट उनका पीछा करता। वो जानता था कि उसका यजमान कहाँ है। इन वाहियों में दर्ज होता था कि कैसे एक परिवार सिद्धपुर से निकलकर खेड़ा गया, फिर अहमदाबाद और फिर सौराष्ट्र। इतिहासकारों के लिए खजाना। दोस्तों, ये वाहियां इतिहासकारों के लिए किसी खजाने से कम नहीं है। ये नीचे से ऊपर का इतिहास है, यानी ये आम लोगों की कहानियां बताती हैं, सिर्फ राजाओं की नहीं। जब भी कोई इतिहासकार किसी पुराने पंड्या परिवार की जड़ें ढूंढना चाहता है, वो सबसे पहले बारोटों की वाहियां खंगालता है, क्योंकि यही वो दस्तावेज हैं जिन्हें सदियों से एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को सौंपती आ रही है। अध्याय 9, डीएनए और आनुवंशिकी, विज्ञान की जुबानी। दोस्तों, अब हम बात करेंगे आधुनिक विज्ञान की। जब इतिहासकार पत्थरों और किताबों से इतिहास ढूंढते हैं तो वैज्ञानिक डीएनए से इतिहास ढूंढते हैं। वाई डीएनए क्या बताता है? हमारे शरीर में हर कोशिका में डीएनए होता है। उसमें एक खास हिस्सा होता है वाई क्रोमोसोम, जो पिता से बेटे को मिलता है, यानी ये हमारे पितृवंश या पैतृक लाइन को ट्रेस करता है। वैज्ञानिकों ने पंड्या ब्राह्मणों के डीएनए का अध्ययन किया, खासकर गुजरात और राजस्थान के ब्राह्मणों का। प्रमुख हेलो ग्रुप। उन्होंने पाया कि पंड्या ब्राह्मणों में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला हेलो ग्रुप है R1A1। ये हेलो ग्रुप लगभग 35% से 72% ब्राह्मणों में पाया जाता है, और ये उन इंडो यूरोपीय प्रवासियों से जुड़ा है जो लगभग 4000 साल पहले भारत आए थे। इसके अलावा इनमें R2, J2 और H1A जैसे हेलो ग्रुप भी पाए गए। R2 मध्य एशिया और उत्तर भारत से जुड़ा, J2 मध्य पूर्व से जुड़ा, प्राचीन कृषि समुदायों से, H1A स्वदेशी भारतीय AASI से जुड़ा। सबसे दिलचस्प खोज। सबसे दिलचस्प बात यह है कि गुजरात के पंड्या ब्राह्मणों का डीएनए दक्षिण भारतीय ब्राह्मणों के डीएनए से मेल खाता है। मैंगलोर विश्वविद्यालय के एक हालिया अध्ययन से पता चला है कि तमिलनाडु के ब्राह्मण आनुवंशिक के तौर पर अपने राज्य के गैर ब्राह्मणों की तुलना में उत्तर भारतीय ब्राह्मणों के अधिक निकट हैं। यानी विज्ञान भी इस बात की पुष्टि करता है कि पंड्या ब्राह्मणों का एक ही पैतृक स्रोत रहा है, चाहे वो उत्तर में हो या दक्षिण में। आर्यन बनाम द्रविड़ बहस। डीएनए डेटा ये बताता है कि ब्राह्मण वर्ण कोई जैविक रूप से बंद इकाई नहीं था। हजारों सालों में इसमें अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों के पुरोहित वर्ग का समावेश हुआ। दक्षिण के पांड्य राजाओं के पुरोहित वर्ग, जो शायद स्थानीय द्रविड़ मूल के थे, कालांतर में उत्तर भारतीय वैदिक प्रथाओं को अपनाया और आनुवंशिक मिश्रण के द्वारा एक विशिष्ट ब्राह्मण जीनोम का निर्माण हुआ। ये स्पष्ट करता है कि कैसे पंड्या उपनाम एक शाही तमिल उपाधि से एक विद्वत्तापूर्ण उत्तर भारतीय ब्राह्मण उपनाम में परिवर्तित हो सका। अध्याय 10, संस्कृति और परंपराएं, पंड्या समुदाय की पहचान। दोस्तों, हर समुदाय की अपनी कुछ खास पहचान होती है। खान पान, रीति रिवाज, सामाजिक संरचना। पंड्या समुदाय की भी अपनी कुछ खासियत हैं जो सदियों से चली आ रही हैं। खान पान। पंड्या ब्राह्मण शुद्ध शाकाहारी होते हैं। ये उनकी पहचान का अभिन्न हिस्सा है।
चाहे वो गुजरात में रहें या राजस्थान में, ये परंपरा आज भी कायम है। उनके भोजन में गेहूं, बाजरा और ज्वार प्रमुख थे। दालों में तुअर का विशेष महत्व था। जनेऊ और संस्कार, चाहे वो राजा के दरबार में हो या युद्ध के मैदान में, पंड्या ब्राह्मण हमेशा जनेऊ धारण करते थे। ये उनके ब्राह्मण होने की निशानी थी। शादी ब्याह, जन्म मृत्यु, हर संस्कार को वैदिक रीति से किया जाता था। आज भी गुजरात और राजस्थान के कई पंड्या परिवारों में ये परंपराएं जिंदा हैं। सामाजिक पदानुक्रम, पंड्या समुदाय के भीतर भी एक पदानुक्रम है। जो परिवार सिद्धपुर शाखा से हैं, उन्हें सबसे ऊंचा स्थान दिया जाता है। उसके बाद झालावाड़ क्षेत्र के परिवार आते हैं, फिर सीहोर काठियावाड़ क्षेत्र के परिवार आते हैं। सदियों तक इन अलग अलग शाखाओं में आपस में शादियां नहीं होती थीं, लेकिन अब धीरे धीरे ये बदल रहा है। गोत्र और वंश, पंड्या ब्राह्मण सप्त ऋषियों के वंशज माने जाते हैं। उनके अलग अलग गोत्र हैं, जैसे भारद्वाज, कश्यप, वशिष्ठ आदि। गोत्र उनकी आध्यात्मिक वंशावली बताता है, जबकि पंड्या उपनाम उनकी ऐतिहासिक भूमिका यानी विद्वान की भूमिका बताता है। जब मूल राज सोलंकी ने उत्तर से ब्राह्मणों को बुलाया, तो उसने जानबूझकर अलग अलग गोत्रों के ब्राह्मणों को बुलाया, ताकि उसके राज्य में हर वैदिक परंपरा का प्रतिनिधित्व हो। अध्याय 11, दुनिया में पंड्या, आधुनिक प्रवासी समुदाय। दोस्तों, आज पंड्या सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, ये नाम अब दुनिया भर में फैल चुका है। भारत में वितरण, भारत में सबसे ज्यादा पंड्या परिवार गुजरात में हैं, खासकर अहमदाबाद, पाटन, महसाणा, खेड़ा और भरूच जिलों में। राजस्थान में ये दक्षिणी और पश्चिमी जिलों में ज्यादा हैं। यहाँ ये राजपुरोहित और मेवाड़ा ब्राह्मण समुदाय से जुड़े हैं। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भी पंड्या परिवारों की अच्छी खासी संख्या है। ये वो लोग हैं जो सदियों पहले गुजरात राजस्थान से यहाँ आकर बसे। अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति, अमेरिका के जनगणना रिकॉर्ड बताते हैं कि पंड्या परिवार 1920 के दशक में ही अमेरिका पहुंच गए थे। शुरुआती बसावट पेंसिल्वेनिया में हुई। आज न्यू जर्सी और कनेक्टिकट में बड़ी संख्या में पंड्या परिवार रहते हैं। ब्रिटेन और पूर्वी अफ्रीका में भी बड़े पंड्या समुदाय हैं। ये वो लोग हैं जो व्यापार और नौकरी के सिलसिले में वहां गए। दिलचस्प आंकड़ा, अमेरिका में रहने वाले लगभग 94% पंड्या खुद को एशियाई या प्रशांत द्वीप समूह मूल का बताते हैं। ये मुख्य रूप से गुजरात से आए शिक्षित ब्राह्मण प्रवासियों को दर्शाता है। शिक्षा और जीवन स्तर, अमेरिका में रहने वाले पंड्या परिवारों की औसत आयु और शिक्षा का स्तर बहुत ऊंचा है। ये लोग डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक और प्रोफेसर बनकर समाज में योगदान दे रहे हैं। यानी विद्वान की परंपरा आज भी कायम है, बस अब वेद पुराणों की जगह मेडिसिन और इंजीनियरिंग की किताबें आ गई हैं। लोकप्रियता में बढ़ोतरी, अमेरिका के जनगणना आंकड़ों के अनुसार 2000 से 2010 के बीच पंड्या उपनाम की लोकप्रियता में 28.33% की वृद्धि हुई है। अध्याय 12, निष्कर्ष, एक नाम अनेक कहानियां। दोस्तों, हमने इस ऑडियो बुक में पंड्या उपनाम की लंबी यात्रा देखी, 4वीं सदी ईसा पूर्व से लेकर 21वीं सदी तक। 2 धाराएं, एक संगम। हमने देखा कि कैसे एक ही नाम के 2 अलग अलग स्रोत हैं। दक्षिण में तमिल स्रोत, जहां ये प्राचीनता और वीरता का प्रतीक था, पांड्य राजाओं का नाम। पश्चिम में संस्कृत स्रोत, जहां ये विद्वत्ता और ज्ञान का प्रतीक था, काशी से आए ब्राह्मणों का उपनाम। और फिर 14वीं सदी में मलिक काफूर के आक्रमण के बाद दक्षिण के पांड्य भी उत्तर पश्चिम की ओर पलायन कर गए। दोनों धाराएं गुजरात और राजस्थान में मिली और एक नई पहचान बनी। सम्राट से विद्वान तक, दक्षिण के पांड्य राजा 2000 सालों तक समुद्र पार के व्यापार से लेकर संगम साहित्य तक हर क्षेत्र में छाए रहे। उनके मोती रोम पहुंचते थे, उनके राजदूत यूनान जाते थे। पश्चिम के पंड्या ब्राह्मण 1000 साल पहले उत्तर से गुजरात आए, राजा के पाप का प्रायश्चित कराया, फिर राजस्थान में राजपुरोहित बनकर राजा के सलाहकार और योद्धा बने। परंपरा और आधुनिकता, आज पंड्या उपनाम सिर्फ इतिहास के पन्नों तक सीमित नहीं है, ये जीवित है। क्रिकेट के मैदान में, अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में, अमेरिका की लेबोरेटरी में, लंदन के बिजनेस हाउस में। वाहीवंचा बारोट की वंशावलियां, वेलविकुड़ी के ताम्रपत्र, मदुरई के मंदिर, सिद्धपुर का रुद्र महालय, ये सब उसी नाम की गवाही देते हैं। सीख, दोस्तों, पंड्या उपनाम की कहानी हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है। भारत एक ऐसा देश है जहां नाम सिर्फ पहचान नहीं होते, नाम इतिहास होते हैं, नाम संस्कृति होते हैं,
नाम उन हजारों सालों की यात्रा की कहानी होते हैं जो हमारे पूर्वजों ने तय की। चाहे आप पंड्या हों या कोई और उपनाम रखते हों, आपके नाम के पीछे भी कोई ना कोई कहानी जरूर होगी। कोई ना कोई ऐतिहासिक घटना, कोई माइग्रेशन, कोई परंपरा। अंतिम शब्द। तो दोस्तों, ये थी पंड्या उपनाम की कहानी। एक ऐसा नाम जो 2500 सालों से इस देश में गूंज रहा है। पंडु से पांडव तक, पंडु से पांड्य तक, पांडे से पंड्या तक और पंड्या से आज तक। ये कहानी खत्म नहीं होती। हर नई पीढ़ी इसमें नए अध्याय जोड़ती है। आने वाले समय में भी पंड्या नाम इतिहास रचता रहेगा, चाहे वो क्रिकेट के मैदान पर हो, चाहे विज्ञान की प्रयोगशाला में, चाहे कला की दुनिया में। धन्यवाद। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।